Good morning to all. Welcome back in another video. And in this video, we will further cover the romantic period of English literature. और इसमें हम एक क्विज सॉल्व करने वाले हैं. And this will be our part 14th video. तो ये हमारा part 14 video हो जाएगा. All of you sit attentively and listen to each and every question carefully and try to answer the question in your mind before I answer the question. So let's get started. और इस वीडियो का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है that is the subtitle of the Waverly is. So जो Waverly novels हैं ये एक series of novels हैं which are written by whom? These Waverly novels are written by Walter Scott. और जो Walter Scott है he is famously known for writing the historical romances. ओके तो हिस्टोरिकल रोमांसेस हैं ये सारी जितनी भी वेवरली नॉवेल्स हैं एंड दीज नॉवेल्स आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव. तो इसमें जो वेवरली नॉवेल्स है उसका सब टाइटल पूछा है, यानी कि जो वेवरली है वो एक शॉर्ट टाइटल है, तो आपको इसका पूरा टाइटल बताना है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एल्फा ऑप्शन ही आंसर हमारा दिस 60 years since. So this is the correct answer. और आपको याद होना चाहिए कि that this is the subtitle of the work Waverly, which are a sequence of CD, is written by Walter Scott. Let's come to the next question. In this question they have asked which of the following works was written by Walter Scott. तो पूछ रहे हैं यहाँ पे 4 वर्क्स दे दिए गए हैं, 3 वर्क्स हैं और लास्ट ऑप्शन तो ऑल ऑफ द अबव है. एंड वी हैव टू टेल कि इनमें से कौन से वर्क्स आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट. वॉल्टर स्कॉट बिलोंग टू द रोमांटिक पीरियड और जो वॉल्टर स्कॉट हैं हिस्टोरिकल रोमांसेस के लिए जाने जाते हैं. एंड यू हैव टू नो कि वेवरली नॉवेल्स बहुत ज़्यादा फेमस है. पहला ऑप्शन है हमारा टेल्स ऑफ ग्रैंडफादर. थोड़ा सा मतलब इफ़ यू हैव स्टडीड वॉल्टर स्कॉट वेरी वेल तो आपको पता होगा कि टेल्स ऑफ ग्रैंडफादर की बजाय आपने एक टेल्स ऑफ द लैंडलॉर्ड, तो आई गेस दैट यू हैव स्टडीड दैट. तो जो टेल्स ऑफ ग्रैंडफादर है दिस वर्क इज ऑल्सो रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट, तो कनेक्ट करके याद कर लेना. सेकेंड ऑप्शन है हमारा ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल. सो दिस इज अ पोएम, एक नेरेटिव पोएम है एंड दिस इज अ पोएम विच इज रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट. फिर हमारा चार्ली ऑप्शन हो जाएगा वुडस्टॉक. वेन एवर वी स्टडी वॉल्टर स्कॉट तो हम इतने सारे मिसलेनियस वर्क्स को नहीं कर पाते हैं याद ऑब्वियसली, बट यू कैन गेस द आंसर नाउ कि जब टेल्स ऑफ द ग्रैंडफादर है और द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल है ये तो याद होना चाहिए आपको. देन द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन. तो यानी कि जितने भी सारे वर्क्स हैं दे ऑल आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट. एक और बात जो हमने इसमें याद रखनी है कि जो वॉल्टर स्कॉट है ना ही बिलोंग टू द एरिया स्कॉटलैंड, तो वो स्कॉटलैंड रीजन से बिलोंग करते थे. इफ़ यू ऑल नो कि जो हमारा यूनाइटेड किंगडम है, यूनाइटेड किंगडम कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स. उसके अंदर आता है सबसे पहले इंग्लैंड जिसको हम यूनाइटेड किंगडम के तौर पे भी बोल देते हैं. सेकंड उसके अंदर आता है स्कॉटलैंड और फिर उसके अंदर आता है वेल्स और एक है उसके अंदर नॉर्दर्न आइलैंड. जो कि ये सारे जब पार्ट्स मिलते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज यूनाइटेड किंगडम. और जो ये वॉल्टर स्कॉट थे ही बिलोंग टू द स्कॉटलैंड रीजन ऑफ दैट टाइम. सो यू हैव टू रिमेंबर कि जो वॉल्टर स्कॉट है वो स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं, तो जितने भी उनके वर्क्स हैं ना तो स्कॉटलैंड की बैकग्राउंड दिखने को मिलेगी आपके उनके वर्क्स में. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमसे पूछा है कि ये जो कैरेक्टर है दिस कैरेक्टर हैज़ बीन टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएटिक वर्क्स. ओके तो पहला पोएटिक वर्क्स है हमारा द ले ऑफ द लास्ट मिन्स्ट्रल. सो दिस इज़ अ पोएम है. मार्मियन ये भी एक पोएम है. द लेडी ऑफ द लेक दिस इज ऑल्सो अ पोएम एंड ऑल दीज 3 पोएम्स आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट. तो डिटेल्स में नहीं जानना है इनमें क्या है, मतलब थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन पूछ ही लिया है वैसे तो इन्होंने. तो पहले जानना है कि ये सारी जितनी भी पोएम्स है दे आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट. और इसका जो करेक्ट आंसर है दैट दिस कैरेक्टर इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स. तो इसका आंसर हो गया हमारा मार्मियन. तो जो मार्मियन पोएम है उसमें से ये कैरेक्टर हमारा लिया गया है. एंड दिस इज अ नाइट, KNIGHT. ओके तो ये नाइट है इस पोएम में. दैट्स ऑल यू हैव टू रिमेंबर. समरी वगैरह पढ़ने की कोई ज़रूरत है नहीं. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर हमसे पूछा है कि दैट हु सेड अबाउट स्कॉट. तो एक स्टेटमेंट दी गई है और ये किन्होंने बोली है वॉल्टर स्कॉट के लिए, और हमें बताना है कि ये स्टेटमेंट किन्होंने बोली है फॉर वॉल्टर स्कॉट. लेट्स रीड द स्टेटमेंट फर्स्ट. तो इसमें स्टेटमेंट जो है वो बोल रही है कि जो स्कॉट है कैन नॉट कंस्ट्रक्ट एंड ही हैज़ अ ट्रिवियल माइंड एंड अ हैवी स्टाइल. ठीक है, तो स्कॉट के बारे में क्या बोल रहे हैं कि वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं एंड ही हैज़ अ ट्रिवियल माइंड है उनका एंड अ हेवी स्टाइल. सो दीज लाइन्स आर बीइंग सेड बाय हुम फॉर वॉल्टर स्कॉट. क्या ये हेजलिट ने बोली है? हेजलिट कौन थे? हमारे एसेइस्ट हैं बिलोंगिंग टू द रोमांटिक पीरियड. जेन ऑस्टन नोवेलिस्ट हैं. जॉर्ज एलियट दिस इज़ अ सूडो नेम एंड
शी बिलोंग टू द विक्टोरियन एज, ग्रेट राइटर हैं, बहुत अच्छे अच्छे वर्क्स हैं इनके। सेल्फ ऑप्शन इज E.M. Forster. So the correct answer of this question is E.M. Forster. E.M. Forster is the person who has insulted Walter Scott by saying these lines, and these lines are said by E.M. Forster in the work Aspects of a Novel. This work is the collection of his lectures. तो उन्होंने कुछ कुछ lectures दिए थे, and later these lectures were compiled under the heading of Aspects of a Novel, written by E.M. Forster. Okay, so now E.M. Forster is saying all these statements that Scott cannot construct, and he has a trivial mind and a heavy style. Coming on to the next question, fifth question of this video, इसमें बोला है कि who said that, एक और statement दी गई है, and इसमें बोला है कि Scott has neither artistic detachment nor passion. तो बोलना चाह रहे हैं कि जो Scott के जो works है ना, उनके अंदर artistic detachment भी नहीं है और ना ही passion देखने को मिलता है. Again, these lines are being said by E.M. Forster only, and in the same work that I have told you just now, कि कौन सा वर्क था, एस्पेक्ट्स ऑफ अ नोवेल, जो कि कलेक्शन है उनके लेक्चर्स का. उन्होंने लेक्चर्स दिए थे, उन्होंने टिप्पणी करी थी कि दिस शुड बी द थिंग्स इन अ नोवेल, एंड देन इट इज़ कॉल्ड एज अ गुड नोवेल. तो उस चीज़ में वो वॉल्टर स्कॉट के बारे में बोलते हैं कि जो स्कॉट के जो नोवेल्स हैं ना, उनके अंदर नीदर आर्टिस्टिक डिटैचमेंट हमको मिलता है नॉर पैशन मिलता है, एंड दीज व्यूज़ आर ऑफ E.M. Forster. जेम्स जॉयस जो हैं, ही बिलोंग टू द मॉडर्न एज. फिर हमारे I.A. रिचर्ड्स, हु इज़ फेमसली नोन फॉर द वर्क प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, जिनका है F.R. लुइस. सो इन सबको तो हम थ्योरी पार्ट में डिटेल में स्टडी करेंगे. तो द करेक्ट आंसर इसका क्या हो गया कि फॉस्टर क्या बोलते हैं कि जो स्कॉट है उनके पास आर्टिस्टिक डिटैचमेंट भी नहीं है और ना ही पैशन है. ओके, सो नाउ रिमेंबर दिस क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें पूछा है कि वॉल्टर स्कॉट ब्रॉट आउट हिज नोवेल. नोवेल का क्या नाम है? नोवेल का नाम है अ लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रूज. ओके, सो यू हैव टू लर्न कि जो अ लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रूज है, दिस वर्क इज रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट, बिकॉज दिस कैन बी द क्वेश्चन इन द नेक्स्ट एग्जामिनेशन. नाउ दे हैव आस्क्ड द ईयर, तो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज दैट द लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रूज वॉज ब्रॉट आउट बाय वॉल्टर स्कॉट इन द ईयर 1819. ओके, सो 1819 इज द ईयर जिसमें कि उन्होंने और लेजेंड ऑफ मॉन्ट्रूज को पब्लिश करा था. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें पूछा है द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉट्स नोवेल. सो नाउ ये नोवेल्स दिए गए हैं और पूछा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, यानी कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कौन से वर्क की थीम है इनमें से. पहला जो ओल्ड मोरालिटी है, दिस इज ऑल्सो नोवेल रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट. एंटीक्वेरी भी उन्होंने लिखा है, वेवरली भी लिखा है, एंड इवानहो भी लिखा है. एंड इवानहो इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्क और इसका पूरा सबटाइटल है और रोमांस. तो इसमें पूछा है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड कौन से वाले नोवेल में दिखाई गई है. तो एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, जो वॉल्टर स्कॉट है ना, ही बिलोंग टू द स्कॉटलैंड रीजन. तो जो ये ऊपर वाले तीन वर्क हैं, जो वेवरली नोवेल्स है और एंटीक्वेरी है और ओल्ड मोरालिटी है, इन तीनों प्लेस की जो सेटिंग है दैट इज़ इन स्कॉटलैंड. लेकिन जो इवानहो जो वर्क है ना, सो इवानहो इज़ द करेक्ट आंसर. जो इवानहो वर्क है विच इज़ ऑल्सो टाइटल्ड एज अ रोमांस, तो इस वर्क की जो सेटिंग है इट इज़ ऑफ इंग्लैंड और ये मिडल एजेस को दिखाता है, जिसमें कि वो एंग्लो नॉर्मन्स की जो फाइट चल रही थी उसके बारे में दिखा रहा है, उसकी उनकी हिस्ट्री बताई जा रही है इसमें. तो इवानहो देयरफॉर इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन, जिसमें पूछा है कि द हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज द थीम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग स्कॉट्स नोवेल. नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि इन इवानहो जो भी वर्क के बारे में मैंने बताया, व्हाट इज द नेम ऑफ द डिस्गाइज्ड रॉबिन हुड. तो इसमें एक कैरेक्टर है जो कि रॉबिन हुड है. तो रॉबिन हुड का जो कैरेक्टर है ना, वो किन्होंने प्ले करा है इन द वर्क इवानहो. एज यू ऑल नो कि जो रॉबिन हुड क्या होता है, दैट सम पर्सन हु कलेक्ट्स द मनी फ्रॉम द रिच एंड डिस्ट्रीब्यूट्स इट टू द पुअर, तो उसको हम रॉबिन हुड बोल देते हैं. तो इवानहो में ना क्या है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स को एज डिस्गाइज प्रेजेंट किया गया है, यानी कि जो करेक्ट नाम है ना वो नहीं बता रहे, उनको डिस्गाइज करा गया है किसी और फॉर्म में. तो रॉबिन हुड का किरदार कौन निभा रहे हैं इवानहो में. सो वी विल रीड द ऑप्शंस. पहला ब्रायन दे है. कैथरीन जो है ना, ये तो है ही नहीं, इस वर्क से भी बिलोंग नहीं करता है कैरेक्टर. नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा विलियम ब्रेक और रॉबर्ट ल्यूइस. ये दोनों कैरेक्टर्स हैं, ये दोनों भी बिलोंग नहीं करते हैं इस वर्क से. तो अगर देखा जाए तो एल्फा ऑप्शन है हमारा इसके अंदर, लेकिन ये इन्होंने गलत दे रखा है यहाँ पर. द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज लॉक्सली. तो जो लॉक्सली है ना, लॉक्सली इज द पर्सन कैरेक्टर हु रिप्रेजेंट्स रॉबिन हुड इन द नोवेल इवानहो. ये कैरेक्टर एक है in the work Ivanhoe, but this is not the correct answer, so you need to correct it and you have to remember. और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जो लॉक्सली है,
He is the person who is disguised Robin Hood in the work Ivanhoe, a romance which is written by Walter Scott. Coming on to the next question, who is considered to be the founder of the historical novels? तो बहुत easy question है comparatively. अभी फाउंडर पूछ रहे हैं कि जो हिस्टोरिकल नॉवेल्स है ना उनकी शुरुआत किन्होंने करी है, तो उनकी शुरुआत भाई वॉल्टर स्कॉट ने करी है. इसको अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो. ओके, तो वॉल्टर स्कॉट इज द पर्सन हु इज कंसिडर्ड एज द फाउंडर ऑफ द हिस्टोरिक नॉवेल्स एंड हिस्टोरिकल रोमांसेस. वर्जीनिया वुल्फ इज नॉट द राइट आंसर. जेम्स जॉयस, जिनको आप जानते हो, ये भी नहीं है. रिचर्डसन भी नहीं है. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें 2 नॉवेल्स दिए गए हैं जो कि स्कॉट ने लिखी हैं. नॉवेल्स का नाम देखो पहले. सबसे पहले एन ऑफ ग्रीनस्टीन एंड कैनली वर्थ. तो ये दोनों नॉवेल्स हैं विच आर रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट एंड दे हैव आस्क्ड कि ये दीज नॉवेल्स आर बेस्ड ऑन हुज हिस्ट्री. क्या ये ब्रिटिश हिस्ट्री पे बेस्ड हैं, क्या ये रोमन पे बेस्ड हैं, या फिर ये लैटिन पे बेस्ड है, या फिर ये फ्रेंच पे बेस्ड है. ये जो क्वेश्चन है ना ये थोड़ा सा डाउटफुल क्वेश्चन है. अकॉर्डिंग टू द बुक द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज फ्रेंच. ठीक है, फ्रेंच दे रखा है इसके अंदर आंसर. बट इफ वी रीड द वर्क दिस एंड दिस कैनली वर्थ विच आर द नॉवेल्स ऑफ स्कॉट, तो थोड़ा सा डिबेटेबल आंसर है. नथिंग कैन बी सेड अबाउट दिस क्वेश्चन. सो आई feel like that you must leave the question if you are not sure of the answer. And if you know the correct answer, then I wish that you could write it in the comment section so that I can also know what is the correct answer. But please give the reference of the work from where you are saying that this is the correct answer of this question. Thank you all. That's all for this video. I hope all these 10 questions are clear to you all, and keep on practicing and revising these questions. And always remember that practice is something that is going to make a human perfect. So you need to practice as much as you can. See you all in the next quiz in the part 15 video. Till then, stay fit and stay happy. Goodbye to all.